नमस्कार। दिन के 12 बज चुके और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। दुर्दांत नक्सलियों को 4 जिलों में समेटकर रख देने में सीआरपीएफ का बहुत बड़ा योगदान। सीआरपीएफ दिवस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 31 मार्च 2026 तक मिटा दिए जाएंगे नक्सली। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा से आज भी पूछताछ। ईडी लगातार तीसरे दिन कर रही है तफ्तीश। वक्फ कानून पर आज भी होगी सुप्रीम कोर्ट में बहस। अंतरिम आदेश जारी करने पर होगा विचार। कानून के विरोध में हुई हिंसा पर अदालत ने जताई चिंता। पटना में आज महागठबंधन की बैठक से पहले आरजेडी की प्रेशर पॉलिटिक्स। कहा सीएम पद के लिए तेजस्वी के अलावा नहीं है कोई और चेहरा। जेडीयू ने कहा आपस में ही लड़ेंगे विरोधी। और 21 से 24 अप्रैल तक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भारत दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की होगी समीक्षा। अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के नीमच में 86वें सीआरपीएफ दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर अमित शाह ने शहीद स्थल पर बल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने सीआरपीएफ के जवानों द्वारा किए गए परेड मार्च का निरीक्षण भी किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गृह मंत्री के साथ विशेष अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना, इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल सीआरपीएफ की स्थापना की, ध्वज दिया, उसके चार्टर को भी बहुत बखूबी से उन्होंने चिन्हित करने का काम किया। 86वें सीआरपीएफ दिवस परेड समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल विरोधी पहल की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि नक्सलियों को आज 4 जिलों में समेटने में सीआरपीएफ का बहुत बड़ा योगदान है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो प्रण लिया है 31 मार्च 2026 को इस देश में एक भी जगह नक्सलवादी उत्पात करने वाले लोग नहीं होंगे। इसमें सीएपीएफ को और विशेषकर सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन को बहुत बहुत सफलता मिलेगी। आप सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं। विमान वस्तु हितों का संरक्षण अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इसे अधिसूचित कर दिया गया है। भारतीय संसद द्वारा पारित विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण अधिनियम 2025 भारत के विमानन कानूनों को केप टाउन कन्वेंशन 2001 और इसके विमान प्रोटोकॉल के साथ संरेखित करता है, जिसे भारत ने 2008 में स्वीकार किया था। इस अधिनियम का उद्देश्य विमान, हेलीकॉप्टर और इंजन जैसी उच्च मूल्य वाली संपत्तियों के लिए कानूनी स्पष्टता और एकरूपता प्रदान करके विमान वित्त पोषण और पट्टे को मजबूत करना है। बात करेंगे बिहार की सियासत से जुड़ी खबर के साथ। बिहार चुनाव को लेकर पटना में आज महागठबंधन की बैठक हो रही है, जिसमें नीतीश कुमार को हराने पर रणनीति बनाई जाएगी। आखिर इंडी ब्लॉक एनडीए को कैसे शिकस्त देगा, इस पर मंथन होगा। साथ ही बैठक में चुनावी एजेंडे और सीएम चेहरे पर भी चर्चा होगी।
बैठक से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन के लोग अपनी बात को रखेंगे और कैसे आगे बढ़ना है उस पर चर्चा होगी। लेकिन क्या आरजेडी ने बैठक से पहले ही प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम शुरू कर दिया है? क्योंकि आज की बैठक से पहले आरजेडी नेताओं के बयान आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी के अलावा कोई दूसरा नेता है ही नहीं जो सीएम का चेहरा बन सके। हालांकि इसके पहले 15 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर तेजस्वी ने राहुल गांधी के साथ बातचीत की थी। अब आज पटना में अगले दौर की बैठक में स्थिति और साफ हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन ने चुनाव के लिए सामूहिक मुद्दों और रणनीति पर काम करने का फैसला लिया है। सभी दल एक साझा एजेंडे के तहत चुनाव प्रचार करेंगे और हर चुनावी मंच पर सभी दल के नेताओं की उपस्थिति सुनिश्चित होगी। चेहरा में किसी प्रकार का कोई मन में कोई नहीं रखनी चाहिए बात अलग से, जिसमें चेहरा तेजस्वी थे उन्हीं के चेहरे पर महागठबंधन आगे बढ़ भी रहा है, नेतृत्व भी कर रहा है, काम भी चल रहा है, नेतृत्व भी हो रहा है। इसलिए अब नया कुछ चेहरे की बात है कहाँ, बातें तो आप आँख मूंद के जान लीजिए ना कि अभी तक तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही काम चले, सब कुछ आपको सामने आ जाएगा। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद के बीच अविश्वास की भावना है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि बिहार के प्रचंड महादेश जेडीयू के पक्ष में है और बिखरा हुआ महागठबंधन का बिहार के चुनाव में कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ही बड़े उथल पुथल का शिकार महागठबंधन हो गया है। हाल के दिनों में जिस तरह का अविश्वास का संकट कांग्रेस और राजद के नेताओं के बीच देखा गया है वो अप्रत्याशित नहीं है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस को द्वैम दर्जे के दल के तौर पर आरजेडी ने औकात दिखाने का काम किया, उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस के नेताओं को भी बार बार अपना स्टैंड बदलना पड़ा है। लेकिन अब एक बात बिल्कुल तय है कि एक तरफ बिहार की ज़मीनी स्थितियां जो एक प्रचंड जनादेश एनडीए के पक्ष में बता रही हैं, दूसरी तरफ बिखरा हुआ महागठबंधन का कुनबा, कोई मुकाबला नहीं है लेकिन एक औपचारिकता है। ये बैठेंगे, लड़ेंगे और फिर चुनाव में बुझे मन से जाएंगे। जेडीयू इस बात को लेकर कहीं ना कहीं निश्चित दिखाई दे रही है कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। राजीव रंजन ने आज महागठबंधन की बैठक पर चुटकी ली और कहा कि बैठक से कुछ नहीं निकलने वाला। बहुत ही बड़े उथल पुथल का शिकार महागठबंधन हो गया है। हाल के दिनों में जिस तरह का अविश्वास का संकट कांग्रेस और राजद के नेताओं के बीच देखा गया है वो अप्रत्याशित नहीं है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस को द्वैम दर्जे के दल के तौर पर आरजेडी ने औकात दिखाने का काम किया, उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस के नेताओं को भी बार बार अपना स्टैंड बदलना पड़ा है। लेकिन अब एक बात बिल्कुल तय है कि एक तरफ बिहार की ज़मीनी स्थितियां जो एक प्रचंड जनादेश एनडीए के पक्ष में बता रही हैं, दूसरी तरफ बिखरा हुआ महागठबंधन का कुनबा, कोई मुकाबला नहीं है लेकिन एक औपचारिकता है। ये बैठेंगे, लड़ेंगे और फिर चुनाव में बुझे मन से जाएंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बिहार चुनाव को लेकर पटना में महागठबंधन की बैठक को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस के बीच कुर्सी को लेकर महाजंग चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और किसी नेता की गुंजाइश नहीं है। घमंडिया अलायंस की बैठक है और वहाँ तेजस्वी और कांग्रेस में कस के टकराहट है। तेजस्वी जहाँ घोर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं कन्हैया कुमार जिसको कांग्रेस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो दोनों को बिहार की जनता अच्छी तरह से पहचानती है और दोनों कुर्सी के लोलुप हम सत्ता में बैठे तो हम सत्ता में बैठे, कांग्रेस और आरजेडी में महाजंग चल रहा है। अब जब जनता सबको नकार चुकी है, एनडीए को स्वीकार कर ली है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, अगला कहां किसी की गुंजाइश है।
वहीं राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को जीत का चेहरा बताया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है, चुनाव के आने तक सब कुछ साफ हो जाएगा। चेहरा में किसी प्रकार का कोई मन में कोई नहीं रखनी चाहिए बात अलग से। जिसमें चेहरा तेजस्वी थे उन्हीं के चेहरे पर महागठबंधन आगे बढ़ भी रहा है, नेतृत्व भी कर रहा है, काम भी चल रहा है, नेतृत्व भी हो रहा है। इसलिए अब नया कोई चेहरे की बात है कहाँ, बातें तो आप आँख मूंद के जान लीजिए ना कि अभी तक तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही काम चल रहा है, सब कुछ आपको सामने आ जाएगा। वहीं बीजेपी में शीर्ष नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है। बीते 2 दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच पार्टी के संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर अहम चर्चा हुई है। बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का अध्यक्षीय कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है। उनके विस्तार दिए जाने की बात की अवधि भी पूरी हो रही है। ऐसे में जल्द ही बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है। पार्टी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया जारी है। केरल, बिहार सहित 15 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अगले हफ्ते तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों के बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान किया जा सकता है। माना यह जा रहा है कि अगले महीने के पहले हफ्ते तक बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आधे से ज्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जरूरी है। बिहार में आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अभी हाल ही में पुलिस ने पटना से सटे दानापुर समेत कुछ अन्य जगहों पर राजद विधायक के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। आज विधायक रीतलाल यादव ने दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के साथ साथ उनके भाई पिंकू यादव, भगीना श्रवण यादव और चिक्कू यादव ने भी ACJM 5 के न्यायालय में सरेंडर कर दिया। एक बड़े बिल्डर ने रीतलाल यादव पर रंगदारी मांगने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। रीतलाल यादव दानापुर विधानसभा सीट से राजद विधायक हैं। अब खबर रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई। हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी आज भी पूछताछ कर रही है। ईडी दफ्तर में वाड्रा से पिछले 2 दिन से पूछताछ हो रही है। ये पूरा मामला आपको बता दें साल 2018 का है। तोरू के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर 1 सितंबर 2018 को गुरुग्राम के खिरकी दौला थाने में ये केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से खरीदी थी। कमर्शियल लाइसेंस पाने के बाद कंपनी ने उसी प्रॉपर्टी को DLF को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया था। इसी मामले में ईडी वाड्रा की कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ भारत अपनी रक्षा जरूरतें पूरी करेगा और दुनिया की जरूरत को भी पूरा करेगा। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में द वीक डिफेंस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादों को लेकर भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हमारा लक्ष्य है भारत को एक ऐसा देश बनाना जो न केवल अपनी रक्षा जरूरतें, अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, डिफेंस नीड्स को खुद पूरी कर सके, बल्कि दुनिया की जरूरतों को भी पूरा करने में पूरा सहयोग कर सके। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इस विजन के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इस विजन के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। आज भारत का डिफेंस सेक्टर ग्लोबल सप्लाई चेन्स को रेजिलिएंट बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने साथ ही कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए काम कर रही है, वहीं वैश्विक आपूर्ति के खतरों से निपटने का काम भी कर रही है। आज भारत का डिफेंस सेक्टर जहां सेल्फ रिलायंस के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वहीं ग्लोबल सप्लाई चेन्स को भी रेजिलिएंट बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम हमारे देश के डिफेंस प्रोडक्शन को तो मजबूत बना ही रहा है,
साथ ही दुनिया की डिफेंस सप्लाई चेन को भी रेजिलिएंट और फ्लेक्सिबल बनाने की कैपेबिलिटी धीरे धीरे बना रहा है। रक्षा मंत्री ने साथ ही कहा कि वैश्विक परिदृश्य और टैरिफ वॉर के कारण दुनिया का डिफेंस सेक्टर जस्ट इन टाइम की जगह जस्ट इन केस डिलीवरी मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य के संघर्ष अप्रत्याशित होंगे और साइबर जैसे कई क्षेत्रों में लड़े जाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की अनिश्चितता के मद्देनजर भारत दुनिया के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। आज भारत का डिफेंस सेक्टर जहां सेल्फ रिलायंस के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वहीं ग्लोबल सप्लाई चेन्स को भी रेजिलिएंट बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। साथियों, आज के कुछ साल पहले तक सारी दुनिया भर के डिफेंस कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन ग्लोबलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन्स पर निर्भर थी जो दुनिया के कई देशों में बिखरी हुई थी, स्कैटर्ड थी, मगर उनकी प्रोडक्ट डिलीवरी समय पर हो जाया करती थी, जिसे लोग जस्ट इन टाइम डिलीवरी मॉडल कहते हैं। हाल के वर्षों में जो ग्लोबल सिनेरियो बदला है और कई ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस और टैरिफ वार के कारण इस फॉरेन कंपोनेंट्स और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर ओवर रिलायंस के खतरे और जस्ट इन टाइम अप्रोच की खामियां यह स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रही हैं। अब दुनिया का डिफेंस सेक्टर जस्ट इन टाइम की जगह जस्ट इन केस डिलीवरी मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को रखेंगे जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी ये खबर आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा सियासी संग्राम। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, यानी कि सीवी आनंद बोस से वो मुलाकात करेंगे और पीड़ितों के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार भी रहने वाले हैं मौजूद। राज्यपाल के साथ आपको बता दें, राजभवन में दोपहर 12:45 यानी कि अब से कुछ देर बाद मुलाकात होने वाली है। तो आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर यहां आ रही है, जहां सुकांत मजूमदार राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। 12:45 का समय रखा गया। हमारे साथ प्रसन्नजीत बख्शी जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, क्या है ताजा अपडेट? देखिए भावना, एक ताजा अपडेट देते देते दूसरा ताजा अपडेट भी आ गया है। मैं वो पहले बता दूं कि मुर्शिदाबाद दंगे में जो दास परिवार में पिता और पुत्र का मौत हो गया था, जिन लोगों को बेरहमी से मारा गया था उपद्रवियों के द्वारा, उनका जो परिवार है, उनका परिवार जो मुआवजा कल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने घोषणा की थी, इसे नकार दिया है। इनका कहना है कि जो दोषी है उनका फांसी होना चाहिए, ना कि हमें ये जो मुआवजा है, मुआवजा से हम खुश रहेंगे। हम खुश नहीं रह सकते। जैसे भी हो, दोषी को सजा दिलाना चाहिए और फांसी का सजा दिलाना चाहिए। पहली The person you are speaking with has put your call on. जी, तो हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी एक और ताजा अपडेट ये दे रहे हैं
कि जो पीड़ित हैं, जो इन उपद्रवियों ने जिन पिता पुत्र की मौत का कारण बने थे, हरगोविंद दास और उनके बेटे चंपा दास के परिवार ने जो कल ममता बनर्जी ने मुआवजे का ऐलान किया था उसको ठुकरा दिया। और इसके साथ साथ हमारे संवाददाता ये भी बता रहे थे कि राजभवन में केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार राजभवन में राज्यपाल से 12:45 पर मिलने वाले हैं। जी प्रसन्नजीत एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत बताइए। हाँ, जो मैं कह रहा था कि ये जैसे ये जो पीड़ित है वो उसमें से करीब 9 लोग कोलकाता आए हुए हैं अपना गुहार लगाने के लिए अलग अलग जगह पर, क्योंकि ये सारे पीड़ित फिलहाल रिफ्यूजी बन के मालदा में स्कूलों पे अपना दिन गुजरान कर रहे हैं। ये अभी जैसे आपने बताया कि 1:15 बजे मतलब 12:45 पर ये गवर्नर साहब से मिलने जा रहा है और साथ में केंद्रीय मंत्री प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की सुकांत मजूमदार होंगे। एक तरफ ये, दूसरे तरफ दास परिवार जो मुआवजा ठुकरा दिए है वो, और तीसरे तरफ अभी फिलहाल कोलकाता हाई कोर्ट में सारे के सारे जो पिटीशन है, मतलब उसमें 2 मुख्य पिटीशन है। एक है कि शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्हें मुर्शिदाबाद जाने नहीं दिया जा रहा है, इसका पिटीशन, और एनआईए का जो मांग है, एनआईए का तहकीकात की जो मांग है, इसे लेकर जो पीड़ित की तरफ से पिटीशन डाला गया था, ये दोनों का ही साथ में सुनवाई जारी है। तो एक 3 ब्रेकिंग या 3 अभी बड़ी घटना मुर्शिदाबाद उपद्रव को लेके जारी है कोलकाता में। तो एक मैं फिर से बता दूं, दास परिवार चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का 10-10 लाख की मुआवजा ठुकरा दिया है। इनका कहना है कि जो दोषी का फांसी का सजा होना चाहिए। सुकांत मजूमदार पीड़ित में से कुछ लोगों को लेकर गवर्नर सीवी आनंद बोस से 1:15 बजे मिलने जा रहा है और हाईकोर्ट में जो सुनवाई है, सुनवाई जारी है कि लीडर ऑफ अपोजिशन मुर्शिदाबाद जा पाएंगे और नहीं, और दूसरी बात है कि एनआईए का तहकीकात दिया जाएगा कि नहीं। भावना, इसके साथ एनसीडब्ल्यू और एनएचआरसी की टीम भी आज वहां पहुंच रही थी, जहां पीड़ितों से उन्होंने भी मुलाकात करनी थी। वहां क्या टीम पहुंच गई अभी? नहीं, ये इन लोगों का जाने का समय है कल और परसों 18 और 19 तारीख को। धीरे धीरे जो इन लोगों का टीम है एनसीडब्ल्यू और एनएचआरसी का, ये अलग अलग करके जगह जगह से पहुंच रहे हैं, पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन इन लोगों का जो मुर्शिदाबाद और मालदा 2 दिन के लिए जाएंगे और 18 और 19 तारीख को जाने का खबर है जहां तक हमारे पास। भावना, इसके साथ जो पीड़ित आज राजभवन पहुंच रहे हैं, क्या कुछ डिसाइड हो पाया कि कितने पीड़ित वहां डॉक्टर सुकांत मजूमदार के साथ सीवी आनंद बोस जी से मिलने जा रहे हैं? हाँ, देखिए 9 पीड़ित ऐसे जो है वो कोलकाता कल पहुंचे थे। पहले उन्होंने शुभेंदु अधिकारी से मिले, उसके बाद वो सुकांत मजूमदार से मिले और उसके बाद डायरेक्टर डीजीपी से मिलने के लिए धरना करना पड़ा उन लोगों को। करीब 2-2.5 घंटा धरना प्रदर्शन करने के बाद करीब 5-6 मिनट के लिए डीजीपी मिलने के लिए मजबूर हो गया था और आज गवर्नर से मिल रहे 9 लोग हैं इसमें, जो लोग पीड़ित है और रिफ्यूजी भी है। मालदा की वो जो हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल से वो कोलकाता आए थे दरवाजे दरवाजे पर अपना गुहार लगाने के लिए और एनआईए का मांग लेकर कोर्ट में अपना दलील पेश करने के लिए। भावना, इसके साथ कोलकाता हाई कोर्ट में प्रसन्नजीत एसआईटी की जांच की रिपोर्ट आज 12 बजे पेश करी जानी है। क्या कोलकाता हाई कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई जारी है? हाँ, बिल्कुल जारी है। वही मैं कह रहा था, ये जारी है और इसमें 2 पहलू है। एक पहलू है कि एनआईए का जांच का आदेश दिया जाएगा कि नहीं, और लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी को मुर्शिदाबाद जाने के लिए अनुमति दिया जाएगी कि नहीं। इसके साथ छोटे छोटे और काफी सारे पिटीशन डाला गया था, वो सारे पिटीशन को साथ में लेकर और एसआईटी का रिपोर्ट लेकर ये सुनवाई अभी फिलहाल जारी है। इसके साथ साथ जो हिंदू पलायन कर रहे हैं प्रसन्नजीत, उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्या बंगाल की सरकार उनको देखने के लिए या उनसे बात करने के लिए, वहां पहुंचने के लिए कोई भी जोर आजमाइश कर रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रदेश सरकार की तरफ से कोई इस तरह की हलचल हम देख नहीं पा रहे हैं, ना प्रदेश सरकार की तरफ से, ना पुलिस की तरफ से, ना वहाँ पे जो लोकल बीडीओ या एसडीओ है, इनको भी कोई
किसी तरह की निर्देश दिया गया कि नहीं, इसका भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे किसी को भी देख नहीं पा रहा है कि, लेकिन जो लोग वहाँ पे इन लोगों को किसी तरह से खाना देकर, पानी देकर और बच्चे लोगों को जो बच्चे का खाना है वो देकर बचा के रखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे संस्था है, भारत सेवाश्रम संघ जैसे, उनकी तरफ से दिया जा रहा है। बाकी भाजपा की तरफ से काफी जुगाड़ वहाँ पे खाने का सामान और पीने का पानी का इंतजाम किया गया है। बाकी कोई सरकार की तरफ से किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, और सरकार की इनके बारे में कोई फिक्र है ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। भावना। प्रसन्नजीत, फिलहाल ताजा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वक्त हो चला इस बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। कैसे राजस्थान के फतूही गांव के युवाओं ने खाली जमीन पर उगा दिया जंगल, तो कैसे विदर्भ में पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए एक गांव की ग्राम पंचायत ने किया अनूठा प्रयोग। मध्य प्रदेश की महिलाएं किस प्रकार कोदो उत्पाद तैयार करके अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बना रही हैं विशेष पहचान। ऐसी ही अच्छी खबरों को जानने के लिए देखिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का